Hello everyone, welcome to Neutron. So today we will be doing Pursuit of Parajumbles part 11. Okay, so before starting the session, I would request you to please like the session and share it with your friends. Okay, so according to the schedule, it was Master Vocab series that was to be done today, but due to some problems, due to some time crunch, I was not able to prepare the PPT. So today we'll be doing the Pursuit of Parajumbles. Okay, so let's begin with the today's session. Okay, 4 sentences labeled 1, 2, 3, 4 given below when properly sequenced would yield a coherent paragraph. Decide on the proper sequence of the order of the sentences and key in the sequence of the 4 numbers as your answer. Okay, so let us read out the parajumbles. Okay, so it says living things, animals and plants typically exhibit correlational structure. ठीक है, तो बोल रहा है कि लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स में क्या आ गया, ह्यूमन बींग्स आ गए, एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए. ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, और बोल रहा है कि वो किस टाइप का रिलेशन करते हैं, उनका होता है कोरिलेशनल स्ट्रक्चर होता है उनका. ठीक है, मतलब कि दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोलता है, अडेप्टिव बिहेवियर डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव इकोनॉमी. ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रहा है, अडेप्टिव बिहेवियर, मतलब कि आप अपने आप को कैसे, अपने बिहेवियर को कैसे अडेप्ट करते हो अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव इकोनॉमी. ठीक है, तो कॉग्निटिव का मीनिंग क्या होता है, इट इज अ मेंटल प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, मेमोरी, जजमेंट एज कॉन्ट्रास्ट विद इमोशनल एंड वॉल्यूशनल प्रोसेस. ठीक है, मतलब आप किसी चीज को आप कैसे परसीव करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अडेप्टिव बिहेवियर डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव इकोनॉमी, ट्रीटिंग ऑब्जेक्ट्स एज इक्विवेलेंट. ठीक है, तो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट्स को हम इक्विवेलेंट ट्रीट करते हैं. ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैसे ट्रीट करोगे वो हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो हम आगे देखते हैं क्या बता रहा है. बोलता है द इंफॉर्मेशन वी रिसीव फ्रॉम आवर सेंसेस. ठीक है, द इंफॉर्मेशन दैट वी रिसीव फ्रॉम आवर सेंसेस फ्रॉम द वर्ल्ड टिपिकली हैज स्ट्रक्चर, ऑर्डर एंड इज नॉट आर्बिट्री. मतलब बोल रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन जो हमें सेंसेस से मिलता है, ठीक है, तो हमें सेंसेस से किस टाइप का इंफॉर्मेशन मिलता है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं हम अपने सराउंडिंग से, हमारे वर्ल्ड से. ठीक है, द पीपल अराउंड अस, द थिंग्स अराउंड अस. ठीक है, तो उससे जो भी इंफॉर्मेशन हम जो रिसीव करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है या ऑर्डर होता है. ठीक है, और वो रैंडम नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर और ऑर्डर के बारे में बात किया है. यहाँ पे स्ट्रक्चर और ऑर्डर का मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी ट्री को लेते हैं. ठीक है, तो ट्री में क्या होता है, ट्री में बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, ट्री के भी बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, बहुत सारे वैरायटी होते हैं. ठीक है, तो वो किस टाइप से स्ट्रक्चर किया गया, तो हमें पता चल जाता है कि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है. ठीक है, वो इसके अंडर में आता है. ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, तो बता रहा है टू कैटेगराइज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करोगे तो उसको कैसे कैटेगराइज करोगे, अकॉर्डिंग टू इट्स साइज, शेप. ठीक है, डेंसिटी, बहुत तरीका होता है उसका, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिस बेसिस पे आप किसी ऑब्जेक्ट को आप कैटेगराइज कर सकते हो. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, टू कैटेगराइज एन ऑब्जेक्ट मींस टू कंसीडर इट इक्विवेलेंट टू अदर थिंग्स. ठीक है, तो इसको बोल रहा है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करते हो तो आप उसको क्या करते हो, कंसीडर करते हो इक्विवेलेंट टू अदर थिंग्स इन द सेम कैटेगरी. ठीक है, तो बोल रहा है कि जो सेम कैटेगरी के अंडर में फॉल करता है. ठीक है, जैसे हम एनिमल्स के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में बात हो रहा है. ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं कार्निवोरस के बारे में. ठीक है, तो कार्निवोरस एनिमल्स किस टाइप के होते हैं, ठीक है, वो उस टाइप के होते हैं जो फ्लैश ईटिंग होते हैं. ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन सा फॉल कर जाता है, कौन कौन सा एनिमल्स फॉल कर जाते हैं, लायन हो गया, टाइगर हो गया. ठीक है, तो क्या वो लोग इक्वल होते हैं क्या, सेम होते हैं क्या, नहीं, सेम नहीं होते हैं वो लोग, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल नहीं होता है, मतलब दे आर सिमिलर इन मेनी एस्पेक्ट्स. ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब होता है कि इट इज सिमिलर. ओके, सिमिलर इन सम वेज. ओके, तो वो सिमिलर होता है, इसीलिए उसको हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर हम डालते हैं. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है. तो किसी ऑब्जेक्ट को कैसे कैटेगराइज करना है. ठीक है, एंड डिफरेंट अलोंग सम सेलिएंट डायमेंशंस. तो बोल रहा है कि ठीक है, सिमिलर तो होते हैं किस तरीके से, मगर क्या बोलता है, एंड डिफरेंट मतलब अलग होते हैं, अलोंग सम सेलिएंट डायमेंशंस. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि रोड पे अगर एक डॉग है, ठीक है, तो वो आपको देख के भौंक सकता है, वो एग्रेसिव हो सकता है. ठीक है, मगर क्या वो हमेशा आपको काटेगा क्या, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, बिकॉज उसको हम क्या बोलते हैं कि वो उसको आप टेम कर सकते हो, उसको आप
अपना घर में एज अ पेट आप उसको रख सकते हो, ठीक है। बट क्या वही लायन आ जाएगा तो वो भी कार्निवोरस ही होता है, ठीक है। तो क्या आप उसको आप अपने घर में रख सकते हो, या आपके रास्ते में आपको दिखेगा तो क्या आपको वो छोड़ देगा क्या? नहीं, ठीक है। तो दोनों फॉल करते हैं कार्निवोरस कैटेगरी में, मगर उनके क्या होते हैं, उन लोग कुछ एस्पेक्ट्स में, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उनके डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। फ्रॉम थिंग्स दैट आर नॉट अलोंग सम सेलिएंट डायमेंशंस फ्रॉम थिंग्स दैट आर नॉट, ओके। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि किस चीज के बारे में बात हो रहा है। मेनली बात हो रहा है आपका लिविंग थिंग्स के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, जिसमें कि पर्टिकुलरली दो चीज के बारे में बात किया गया, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। और बता रहा है कि उसके बीच में कोरिलेशन स्ट्रक्चर होता है, इतना समझ में आ गया, ओके। अब बता रहा है कि अडेप्टिव बिहेवियर के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि आप अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हो अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव इकोनॉमी, ठीक है ना। क्योंकि कॉग्निटिव इकोनॉमी पर डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि सामने वाले के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे अडेप्ट करोगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे इस चीज की भी बात हो रही है कि आप ऑब्जेक्ट्स को कैसे इक्विवेलेंट ट्रीट करते हो। तो यहाँ पे बता रहा है, एक तो बता रहा है कि आपके थर्ड सेंटेंस में देखते हैं तो तीसरा मेजर चीज के बारे में किसके बारे में बात हो रहा है, सेंसेस के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, कि आप किसी चीज को आप कैसे सेंस करते हो अराउंड यू, ठीक है, ओके। और उसको आप सेंस करते हो और आप उसको कैसे कैटेगराइज करते हो, ठीक है। तो फोर्थ सेंटेंस में उसी चीज के बारे में बात हो रहा है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को कैसे कैटेगराइज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में बात हो रहा है। तो अब हम सोचते हैं कि इसमें पहला सेंटेंस क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों के बारे में बात हो रहा है, लिविंग थिंग्स के बारे में बात हो रहा है, अडेप्टिव बिहेवियर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, सेंसेस के बारे में बात हो रहा है, कैटेगराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात हो रहा है। तो ऑल इन ऑल ये एक किस तरीके की चीजों के बारे में बात कर रहा है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है। तो वो लोग एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं और एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है, इन सब चीजों के बारे में इंपॉर्टेंटली बात हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स टिपिकली एग्जिबिट कोरिलेशनल स्ट्रक्चर। तो ये हमें सुनते ही हमें लग रहा है कि ये कंक्लूडिंग टाइप का सेंटेंस है, तो इसको हम पहले ही बिल्कुल अलग कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, ओके। अडेप्टिव बिहेवियर डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव इकोनॉमी ट्रीटिंग ऑब्जेक्ट्स एज इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अडेप्टिव बिहेवियर के बारे में ये तो एक मेजर चीज है ही जिसके बारे में बात हो रहा है, क्यों? क्योंकि बिहेवियर पे ही डिपेंड करता है कि आप किसी के साथ आप कैसे बिहेव करते हो और आप चीजों को कैसे आप परसीव करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को आप कैसे इक्विवेलेंट ट्रीट करते हो, ठीक है। तो आपका एक ये तो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में बात हो रहा है, अडेप्टिव बिहेवियर। तो ये आपका पहला सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। बट हम आगे भी देख लेते हैं क्या बोलता है, द इंफॉर्मेशन वी रिसीव फ्रॉम आवर सेंसेस, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि द इंफॉर्मेशन वी रिसीव फ्रॉम आवर सेंसेस फ्रॉम द वर्ल्ड टिपिकली हैज स्ट्रक्चर, ऑर्डर एंड इज नॉट आर्बिट्री, ठीक है। तो किस टाइप की इंफॉर्मेशन के बारे में बात हो रहा है, ये तो हमें अभी तक नहीं पता। ये इंफॉर्मेशन के बारे में बात हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, मगर किस टाइप के इंफॉर्मेशन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, ये अभी तक हमें अगर हम इसे अलग करके पढ़ते हैं तो हमें इससे समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये अभी डाउटफुल है कि ये क्या होगा, ओके। तो हम देखते हैं कि टू कैटेगराइज एन ऑब्जेक्ट मीन्स टू कंसिडर इट इक्विवेलेंट, ठीक है। तो बोल रहा है टू कैटेगराइज एन ऑब्जेक्ट, तो कोई सेंटेंस क्या ऐसे स्टार्ट हो सकता है क्या, टू कैटेगराइज एन ऑब्जेक्ट, वो किस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, किस टाइप के ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, ये भी हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। तो हमें जो क्लियर है वो क्या है कि यहाँ पे ये जो सेकंड सेंटेंस में अडेप्टिव बिहेवियर, ठीक है, कि अडेप्टिव बिहेवियर में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है कि अडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें ये भी बता रहा है कि ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो कॉग्निटिव इकोनॉमी पे डिपेंड करता है एंड ट्रीटिंग ऑब्जेक्ट्स एज इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इस चीज, तो इसीलिए ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और ये एक जनरल बात कह रहा है, इसीलिए ये आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के बारे में तो यहाँ पे बात कर दिया है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑब्जेक्ट का 2-3 जगह यूज किया गया है, ठीक है। 2-3 जगह नहीं, 2 ही जगह यूज किया गया, ठीक है, एक सेकंड में और एक फोर्थ में, ठीक है, ओके, फोर्थ में। तो द इंफॉर्मेशन वी रिसीव, तो इंफॉर्मेशन किस चीज का भी तो हमें पता नहीं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पहला तो नहीं हो सकता बिकॉज इसको हमने बताया है कि ये कंक्लूडिंग टाइप का है। तो हम देखते हैं कि चौथा वाला में ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही बात कर रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो क्या बात कर रहा है, टू कैटेगराइज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना पोर्शन जो है टू कैटेगराइज द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी हमारा ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा था और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है। तो अब बता रहा है कि ऑब्जेक्ट को तो ठीक है किस टाइप का बिहेवियर होना चाहिए, अडेप्टिव बिहेवियर होना चाहिए, वो तो बात हो गया सेकंड में और पहले सेंटेंस में, ठीक है। मगर अब उस ऑब्जेक्ट को आप कैसे कैटेगराइज करोगे वो भी तो बताओगे।
तो वो आपका इसीलिए आपका ये हो जाएगा आपका सेकंड सेंटेंस। ठीक है, तो बता रहा है टू कैटेगराइज एन ऑब्जेक्ट मींस टू कंसीडर इट इक्विवेलेंट टू अदर थिंग्स इन द कैटेगरी एंड डिफरेंट अलोंग सम सेलिएंट डायमेंशंस फ्रॉम थिंग्स दैट आर नॉट। ओके, ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि आप ऑब्जेक्ट को कैसे कैटेगराइज करोगे। अब आप उसको बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे आप कैसे जाओगे, तो उसके जो इन्फॉर्मेशन जो आपको जो सेंसेस से मिल रहा है, जैसा कि थर्ड सेंटेंस में बात कर रहा है, द इन्फॉर्मेशन वी रिसीव फ्रॉम आवर सेंसेस फ्रॉम द वर्ल्ड टिपिकली हैज स्ट्रक्चर ऑर्डर एंड इज नॉट आर्बिट्री, मतलब बोल रहा है कि वो रैंडम नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, थर्ड सेंटेंस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कंक्लूडिंग फोर्थ सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किन सब चीज़ों के बारे में बात हो रहा है और इसको हम कैसे एक कोहेरेंट और सीक्वेंस्ड तरीके से इसे हम ऑर्डर में इसे रखेंगे। ठीक है, तो इसका क्या सही ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर होगा 2, 4, 3 एंड 1। ओके, तो ये आपका सही ऑर्डर है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसके जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो भी सेम है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। तो बोल रहा है सच अ बिलीफ इन द हार्मनी ऑफ नेचर। ठीक है, यहाँ पे हार्मनी ऑफ नेचर, ठीक है, बिलीफ के बारे में बता रहा है। सच अ बिलीफ इन द हार्मनी ऑफ नेचर रिक्वायर अ पर्पस प्रिज्यूमेबली इम्पोज्ड बाय द गुडनेस एंड विजडम ऑफ अ डीटी। ठीक है, तो बता रहा है, अच्छा यहाँ पे डीटी क्या होता है, डीटी का तो बहुत लोगों को पता होगा इसका मीनिंग क्या होता है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता है कि डीटी वो होते हैं जिनको आप पूछते हो। तो गॉड्स जो होते हैं वो भी एक डीटी होता है। ठीक है, या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है, जैसे कि आपका जल हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, तो इनको भी आप एज अ गॉड आप या एज अ डीटी आप उनको क्या करते हो, आप उनको प्रे करते हो उनसे। ठीक है, और आप उनको मानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि सच अ बिलीफ इन द हार्मनी ऑफ नेचर रिक्वायर्स अ पर्पस। ठीक है, तो अगर आपको हार्मनी में रहना है, हार्मनी मतलब क्या होता है, हार्मनी मतलब कि मिलजुल कर। ठीक है, तो जैसे कि एक वर्ड है पीस एंड हार्मनी, ये फ्रेज है, ये जो हमेशा जो है एक साथ ही आता है, पीस एंड हार्मनी। ठीक है, तो खैर यहाँ पे फ्रेज नहीं है, बट यहाँ पे क्या बता रहा है, हार्मनी के बारे में। तो हार्मनी मतलब क्या होता है कि सबको मिलजुल के रहना। ठीक है, तो आप सबके साथ मिलजुल के कैसे रह सकते हो, उसके पीछे क्या बिलीफ है, तो ये बता रहा है कि इट रिक्वायर्स अ पर्पस। उसको क्या चाहिए, एक, अगर आपको हार्मनी में रहना है तो आपको क्या चाहिए, एक पर्पस चाहिए। ठीक है, और वो पर्पस कैसा है, वो इम्पोज्ड बाय द गुडनेस एंड विजडम ऑफ अ डीटी। ठीक है, तो हम किसी डीटी को हम क्यों मानते हैं या उसको हम क्यों प्रे करते हैं। ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि हम मानते हैं कि वो जो डीटी है हमें एक सही राह दिखा रहा है लाइफ में। ठीक है, तो अगर वो हमें एक सही राह दिखा रहा है तो क्या वो कुछ ऐसा चीज हमें सिखाएगा या कोई ऐसा हमें ज्ञान देना चाहेगा जिससे कि हमारा नाश हो जाए या हमारे लिए घातक हो। नहीं, हम वैसे चीज को हम नहीं प्रे करते। हम किस चीज को प्रे करते हैं, जो हमारे लाइफ में गुडनेस और विजडम लाए। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है सेंटेंस में, दीज पार्ट्स। अच्छा, किस टाइप के पार्ट्स हैं ये तो नहीं पता अभी। ठीक है, तो दीज पार्ट्स ऑल फिट टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड वेल ऑर्डर्ड सिस्टम दैट वाज क्रिएटेड बाय डिजाइन। ठीक है, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का और समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस चीज से रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक है, कि ये पार्ट्स क्या है, किन पार्ट्स के बारे में बात कर रहा है, ये भी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो हम थर्ड सेंटेंस को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, हिस्टोरिकली द नोशन ऑफ बैलेंस ऑफ नेचर। ठीक है, यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रहा है, बैलेंस ऑफ नेचर के बारे में। तो बता रहा है द नोशन ऑफ बैलेंस ऑफ नेचर इज पार्ट ऑब्जर्वेशनल एंड पार्ट मेटाफिजिकल एंड नॉट साइंटिफिक इन एनी वे। ठीक है, तो बता रहा है कि हिस्टोरिकली अगर हम चीजों को देखते हैं, ठीक है, तो एक बैलेंस ऑफ नेचर होता है। ये जो नेचर जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नेचर क्या होता है, एक बैलेंस ऑफ एक नेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि आप तभी आप को एग्जिस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप एग्जिस्ट नहीं कर पाओ, क्योंकि हर इंसान या हर लिविंग थिंग्स जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो जो बैलेंस ऑफ नेचर होता है उसको बरकरार रखना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑयल एक्सप्लोरेशन हो रहा है, ठीक है, या कहीं पे गैस एक्सप्लोरेशन हो रहा है, ठीक है, या कहीं माइनिंग हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप बैलेंस ऑफ नेचर को आप बिगाड़ रहे हो। ठीक है, तो उस बैलेंस ऑफ नेचर को एक मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ नेचर के बारे में क्या बता रहा है कि इट इज पार्ट ऑब्जर्वेशनल, कुछ ऐसा चीज है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, पार्ट ऑब्जर्वेशनल एंड पार्ट मेटाफिजिकल। ठीक है, तो मेटाफिजिकल मतलब क्या होता है,
ठीक है। मेटाफिजिकल मतलब होता है कि जो ह्यूमन सेंस जो परसीव करता है, ठीक है। स्टडीज, ऐसे स्टडीज दैट कैनॉट बी रीच्ड थ्रू ऑब्जेक्टिव स्टडीज ऑफ मटेरियल रियलिटी, ठीक है, जिसको आप स्टडी नहीं कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको आप स्टडी नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि आपका एक बर्मुडा ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बोलते हैं कि कोई भी अगर प्लेन वहां से जाता है तो वो गायब हो जाता है, ठीक है। सो नोबडी नोज वेयर इट गोज, ठीक है। अभी हम लोग इतना साइंस में इतना डेवलप हो गए, बट फिर भी हम चीजों को हम समझ नहीं पाते हैं कि ये क्यों होता है ऐसा, ठीक है, या प्लेन जो है क्यों क्रैश कर जाता है, किस वजह से, ठीक है। उसके बाद फिर एक ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ब्लैक होल एक ऐसा चीज है कि उसके हम मानते हैं कि जितना भी जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी मास है, ठीक है, तो सब उसके अंदर चला जाता है और वो खत्म हो जाता है, और किसी को नहीं पता कि वो क्या चीज है, वो किस टाइप का एनर्जी है, ठीक है। ये किसी को नहीं समझ में आ रहा, और ये अभी भी क्या है, एक अनसॉल्व्ड पजल है, ठीक है। तो वही बता रहा है कि कुछ चीज है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ चीजें हैं जो मेटाफिजिकल होता है, ठीक है, और जो कि नॉट साइंटिफिक है, ठीक है। उसका साइंस से कुछ हमें पता नहीं चलता है, ठीक है, कि ये इसको, जैसे कि चीजों को, कुछ चीजें ऐसे होती है जिसको आप साइंस से प्रूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्या बता रहा है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एंशिएंट बिलीफ सिस्टम कॉल्ड टेलीलॉजी, ठीक है। तो क्या बता रहा है, इट इज एन एग्जांपल, ठीक है, किस चीज का एग्जांपल है, ये हम देखते हैं, हो सकता है बैलेंस ऑफ नेचर का होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ ancient belief system called teleology, the notion that we call nature has a predetermined destiny associated with its component parts, ठीक है। तो बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है या कोई भी चीज जो हमारे नेचर में है, ठीक है, तो उसका एक प्री डिटरमाइंड डेस्टिनी है, ठीक है। डेस्टिनी मतलब कि उसका क्या अंत हो जाएगा, ठीक है, उसको पता है कि वो आखिर कब तक लास्ट करेगा कोई चीज, ठीक है। तो हर चीज का एक लाइफ होता है, लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। तो टेलीलॉजी का मतलब क्या होता है, ये इट इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ पर्पस दे सर्व रादर देन ऑफ द कॉज बाय विच दे अराइज, ठीक है। तो ये एक फिनोमिना है, ठीक है, तो वो किस टाइप के पर्पस को सॉल्व करता है, उस चीज का स्टडी है, ठीक है। तो यहाँ पे एंशिएंट बिलीफ सिस्टम के बारे में बात हो रहा है, कहाँ गया, एंशिएंट बिलीफ सिस्टम कॉल्ड टेलीलॉजी, ठीक है। ओके, तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रहा है हमारा, इसमें एक तो इंपॉर्टेंट चीज बात हो रहा है, एक हार्मनी ऑफ नेचर के बारे में हो रहा है, ठीक है। कहाँ गया, ये आपका, सॉरी, हार्मनी ऑफ नेचर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। ओके, जो कि डीटी से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, और आपका इंपॉर्टेंट बात हो रहा है बैलेंस ऑफ नेचर, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर बैलेंस ऑफ नेचर ही नहीं रहेगा तो फिर नेचर में हार्मनी कैसा रहेगा, ठीक है। इस चीज को समझना जरूरी है, ठीक है। तो बता रहा है कि ये पार्ट ऑब्जर्वेशनल और पार्ट मेटाफिजिकल होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर एक चीज के बारे में बात हो रहा है, टेलीलॉजी के बारे में, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बारे में बात हो रहा है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है आपका बैलेंस ऑफ नेचर, ठीक है, क्योंकि ये सारे चीजें जो हैं आपके बैलेंस ऑफ नेचर से ही रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपके क्या बोलते हैं, अगर आपके सराउंडिंग्स में अगर हार्मनी नहीं रहेगा, ठीक है, तो सॉरी, अगर बैलेंस ऑफ नेचर ही अगर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, तो आपके नेचर में हार्मनी कैसे रहेगा, आप पीसफुल कैसे रहोगे, ठीक है। ये तो समझने वाली चीज है, ठीक है। तो आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, बैलेंस ऑफ नेचर, ठीक है। तो आई गेस यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका पहला सेंटेंस क्या हो सकता है। तो सच अ बिलीफ, तो किस टाइप का बिलीफ, ये तो हमें नहीं पता है, ठीक है, तो इसीलिए ये फर्स्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दीज पार्ट्स, कौन से पार्ट्स, किस पार्ट्स के बारे में बात हो रहा है, अभी तो हमें नहीं पता है। ओके, अब बता रहा है हिस्टोरिकली द नोशन ऑफ बैलेंस ऑफ नेचर, जैसे कि हमने बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस पैराग्राफ में, तो इसीलिए ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेनली बैलेंस ऑफ नेचर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और बता रहा है कि वो पार्ट ऑब्जर्वेशनल और पार्ट मेटाफिजिकल है, ठीक है, एंड नॉट साइंटिफिक इन एनी वे, ठीक है। तो आपका नेम मेन हो गया आपका बैलेंस ऑफ नेचर, ठीक है। तो बता रहा है कि अब देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या बता रहा है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंशिएंट बिलीफ सिस्टम, ठीक है। तो ये एग्जांपल बता रहा है, तो ये तो वैसे भी फर्स्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है, जो कि आपका थर्ड सेंटेंस है, ठीक है। तो हमने इसे फर्स्ट मार्क कर लिया है, ठीक है। हम देखते हैं कि सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड सेंटेंस क्या हो सकता है, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ नेचर के बारे में बात किया और बताया कि पार्ट ऑब्जर्वेशनल और पार्ट मेटाफिजिकल है, ठीक है। तो अब बता रहा है कि चौथे सेंटेंस पे जब हम आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि सेकंड में दीज पार्ट्स है, तो अभी तक हमें पता नहीं है कि पार्ट्स क्या है, और फर्स्ट सेंटेंस में सच अ बिलीफ, तो हमें ये भी नहीं पता है कि किस बिलीफ के बारे में बात हो रहा है। तो हम बचते हैं चौथे सेंटेंस में, और इसमें क्या बता रहा है कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट बिलीफ सिस्टम कॉल्ड टेलीलॉजी, द नोशन दैट वी कॉल नेचर हैज प्रीडिटरमाइंड डेस्टिनी एसोसिएटेड विद द कंपोनेंट पार्ट्स, ठीक है। तो बता रहा है कि चीजों का एक प्रीडिटरमाइंड डेस्टिनी होता है एसोसिएटेड विद इट्स कंपोनेंट पार्ट्स, तो इसीलिए आपका हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रहा है? पार्ट्स के बारे में बात हो रहा है, कंपोनेंट पार्ट्स के बारे में बात हो रहा है। तो हम देखते हैं कि पार्ट्स से रिलेटेड और कहीं कुछ है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप सेकंड सेंटेंस पे अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, दीज पार्ट्स, ठीक है। तो ये पार्ट्स के बाद यहाँ पे दीज पार्ट्स आ रहा है, ठीक है। तो दीज अब बता रहा है कि ये पार्ट्स क्या है, ठीक है। बता रहा है कि दीज पार्ट्स ऑल फिट टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड एंड वेल ऑर्डर्ड सिस्टम दैट वाज क्रिएटेड बाय डिजाइन, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, थर्ड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ सेंटेंस क्यों हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। बता रहा है कि सच अ बिलीफ इन द हार्मनी ऑफ नेचर रिक्वायर अ पर्पस प्रिज्यूमेबली imposed by the goodness and wisdom of a deity, ठीक है। तो बता रहा है कि ये जो बैलेंस ऑफ नेचर है, इसके जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, तो ये पार्ट जो हैं एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड वेल ऑर्डर्ड सिस्टम के थ्रू बनाए गए हैं, ठीक है। इट वाज क्रिएटेड विद अ इंटीग्रेटेड एंड वेल ऑर्डर्ड सिस्टम, ठीक है। और बता रहा है कि इस टाइप का जो बिलीफ है ना, जो हम यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेंटेंस में बैलेंस ऑफ नेचर के बिलीफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो बता रहा है कि सच अ बिलीफ इन द हार्मनी ऑफ नेचर रिक्वायर अ पर्पस, उसको क्या चाहिए, एक पर्पस चाहिए, एंड दैट पर्पस इज प्रिज्यूमेबली इम्पोज्ड बाय द गुडनेस एंड विजडम ऑफ अ डीटी। सो इसीलिए आपका ये फोर्थ हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो अब हम देखते हैं इसका क्या एक सही ऑर्डर क्या है इसका। तो इसका सही ऑर्डर है 3, 4, 2 एंड 1, ओके। सो ये आपका सही सीक्वेंस हो गया, ओके। So by this we come to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video, okay. And please do keep showering your love and support to this channel. Thank you so much.